अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NHA वर्ल्ड न्यूज़ TV। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 3 बेसिक मौज़ूआत हैं। नंबर 1 है हमारा 90 डेज़ के मुताबिक इलेक्शन का मुतालबा। आज हमारी कोर कमेटी ने भी फ़ैसला किया है और आप तक एलामिया भी पहुंचाया है। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखेंगे जिसमें उनको याद दहानी कराएंगे और उनको अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से उनको याद दहानी के लिए भी कहेंगे कि वो उनका सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है कि वो 90 दिन में इलेक्शन के लिए तारीख़ अपॉइंट करें अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। और ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल ड्यूटी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो फौरी तौर पर अगले ही हफ्ते या 2 दिन के अंदर अंदर वो तारीख़ दें, क्योंकि अगर वो तारीख़ नहीं देंगे तो ये उनकी अपनी ड्यूटी से, अपनी ऑब्लिगेशन से एक रूगर्दानी तस्वुर होगी। वो उसी तरह की गलती और जुर्म होगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट 8 and 9 मंथ से करता चला आ रहा है। इसलिए कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब आपके सामने है, जो सो कार्ड साइफर के नतीजे में जो ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए शहबाज शरीफ को चुना गया, जिसने कहा था बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और उसके बाद उसने जिस अंदाज से अपने तर्ज़ हुक्मरानी से ये साबित किया कि वो एक नाअहल तरीन और ट्रू सेंस में एक ग़ुलाम किस्म का प्राइम मिनिस्टर साबित हुआ, और उसने अपनी कारकर्दगी और बदतरीन परफॉर्मेंस से इस मुल्क को जिस बुहरान में धकेल दिया, आज 16 महीनों बाद हमारे सारे वो मुख्तदर तबके और हल्के हाथ सर जोड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जा सकता है, क्या इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। और जो अफरा तफरी, जो सियासी इंतशार, इक़्तिसादी इंतशार और जो आइनी बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है, उससे कैसे निबरत आज़मा हुआ जाए। उसके लिए अफसोस की बात है कि ये बात इमरान खान साहब ने पहले बता दी थी कि आपसे ये मुल्क नहीं संभाला जाएगा, ना आप इसकी इकॉनमी दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी मईशत दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी इक़्तिसादियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी सियासियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना आप मुल्क को इंतशार और बहरान से बचाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए कि वो करप्ट टोला जिसने आते साथ ही सबसे पहला काम ये किया कि नैब लॉ के ज़रिए अपने मुकदमात ख़त्म कराए, दूसरा काम उन्होंने किया ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया, तीसरा काम उन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम ख़त्म किया। और ये वो तीनों वो चीज़ें थीं जिसने इस मुल्क में एक अच्छाई की बुनियाद रखी थी, और इसके ज़रिए जो नुकसान हम उठा रहे हैं वो सब आपके सामने है। जब 0% डिफ़ॉल्ट का चांस था, आज आप प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ के बकौल। तो इन हालात में इसका वाहिद हल ये है कि इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करें। और अगर ये इलेक्शंस 90 डेज़ में हो जाते जो पिछले 1 मार्च 2023 का पहला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा फैसला 4 अप्रैल का फैसला आया, पहली तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को दी थी, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बदनीयती की बुनियाद पर और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हुए और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उसने वो तारीख 8 अक्टूबर रख दी थी। और 8 अक्टूबर को भी उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराना था, सिर्फ इलेक्शन के इल्तवा का बहाना बनाने के लिए उन्होंने 8 अक्टूबर रखी थी, और वक्त ने यह साबित किया। काश कि अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हो जाता तो जो अफरा तफरी और इंतशार आज हम देख रहे हैं, जो बेयकीनी की कैफियत के नतीजे में जो लोग गुर्बत, महंगाई और बेयकीनी की कैफियत से और माशी तबाही से, अपनी बदहाली से जो खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, तो शायद ये दिन हमें ना देखने पड़े। और आज भी मैं समझता हूँ हमारे आधे मसाइल का हल उस वक्त हो जाएगा जिस वक्त सदर पाकिस्तान ये तारीख अनाउंस करें विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5, और उसके लिए
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का माहौल क्रिएट किया जाए, जबर और खौफ की फिजा को ख़त्म किया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान की मशीनरी, पूरे पाकिस्तान के सारे इदारे, पूरे पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पूरे पाकिस्तान में विद द सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट उसको ख़त्म करने के दर पे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज आपका स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, आज आपसे मईशत नहीं संभली जा रही, आज दहशतगर्दी पाकिस्तान में और स्पेशली KPK में अपने उरूज पे चली गई है, इसलिए कि जो शख्स अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी करेगा, जो शख्स जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी नहीं करेगा, तो उसका नुकसान इदारों को इस सूरत में उठाना पड़ता है जिस कैफियत को आज हम भुगत रहे हैं। आइन का तकाजा है कि तमाम उमूर मुमलिकत एक मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अंजाम पाएंगे, और अगर मुंतखब नुमाइंदों के बगैर अगर कोई काम होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल होगा, जिस तरह CCI ने गलत फैसला किया। और इसके नतीजे में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो PDM की सूरत में, पीपल्स पार्टी की सूरत में, नून की सूरत में, JUI की सूरत में बैठे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। वो इलेक्शन से भागना चाहते थे और भागना चाहते हैं, और आज भी अगर वो संजीदा हों तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। वो क्यों नहीं रुजू करते? इसलिए कि वो चाहते नहीं है इलेक्शन, उनको नजर आ रहा है अपनी शिकस्त। फॉर दैट पर्पज मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, इलेक्शन के इल्तवा का बहाना बना कर गए हैं, उसका नुकसान आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आज इस सारी कैफियत जो सब आपके सामने है, मैंने कहा इलेक्शन का अनाउंसमेंट, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल दें, जिसको लोग चुनना चाहें वो माहौल दें, उनको इलेक्ट कराएं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है इन मसाइल का हल कर सके। तो ये 50% आपके मसाइल के जरिए हल हो जाएंगे, और बजाय इसके कि आज आप $18 बिलियन सालाना, ये UNDP की रिपोर्ट है, आप अशराफिया के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े हो जाएं, हर 10 मिनट के बाद एक गाड़ी निकलती है, उसके आगे पीछे काफिला होता है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिसका मुफ्त का पेट्रोल, जिसमें नफरी, जिसमें अफराद, वो प्रोटोकॉल उनके साथ होता है। इसके नतीजे में वो अशराफिया जो $18 बिलियन हड़प कर रही है, वेरेज गरीब आदमी के टैक्स का वो पैसा है, वो आपकी जेब से निकला हुआ पैसा है। और उसके साथ जो महंगाई चीनी की सूरत में, बाकी जो चीजें हैं वो सब आपके सामने, मैं उसकी तफसील में जाए बगैर, ये जुल्म ढा रही है अशराफिया, और आपके पैसे निकाल के आप ही के ऊपर जुल्म ढा रही है, जिसकी बदतरीन मिसाल शहबाज हुकूमत की ज़ेरे क़यादत, वो PDM की हुकूमत जिसने गरीबों को ₹1 की सब्सिडी देने को तैयार नहीं, लेकिन 10 अरब रुपए के इश्तिहारात चला दिए कि जी हमारी कारकर्दगी। क्या कमाल की कारकर्दगी है! क्या ये जुल्म नहीं है? आपको जब ये कहा जाता है कि सब्सिडी दो गरीब आदमी को बिजली में, कहते हो IMF नहीं मानता। IMF आपको ये सारी अयाशियां करने की इजाजत देता है कि आप $18 बिलियन की मुफ्त मराहत इंजॉय करें, और IMF आपको इस बात की भी इजाजत दे देता है कि जाते जाते 1-1 अरब रुपए हर महीने को दे दो बतौर जुगनू मोहसिन, और ताकि आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर सकें और खाने पीने का सिस्टम बहाल हो जाए। और पिछले जो नैब लॉज अमेंड करके जो मुकदमात खत्म कराए, वो 1100 चोरी तो आपने वैसे ही खत्म करा दी, लेकिन आगे भी जो जुल्म करके गए हैं 332 अरब रुपए के करीब, ये इस तरह उनकी जेबों में डाल दिए गए। ये है वो जुल्म। क्या IMF इससे आपको नहीं रोकता? क्या आपको इससे रोकता है कि आपने गरीबों को क्यों मराहत दे दी है, गरीबों को क्यों सब्सिडी दे दी है? ये सिर्फ एक फ्रॉड है। असल मसला ये है कि आपकी आंखों में, लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। और ये जो सो कॉल्ड ड्रामे किया करते थे, आकर के हर घंटे बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके होती थी, इनके वजीर व मुशीर की 87 यानी 85 से 87 इनके वजीर व मुशीर थे। और इसने नासिर सईद खोसा की सरबराही में शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई, जी कैसे हम बचत करें। उन्होंने कहा 32 मिनिस्टर्स रखो। इस वक्त आपकी माशी तबाही के दाने पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उस 87 या 85 मिनिस्टर वजीर व मुशीर में से 45 वो थे जिनके पास कोई महकमा नहीं था। और इसके नतीजे में जो हमने भुगता, जो इस मुल्क ने भुगता, जो इस कौम ने भुगता, वो सब आपके सामने है। और आखिरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो जजमेंट दी है, उसमें एक एक लफ्ज उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह इस इलेक्शन से भागने के लिए PDM की जमातों ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, किस तरह कंटेनर्स के जरिए वहां आकर के उनके ऊपर हमलावर हुए,
اور کس طریقے اور کس انداز سے انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے ریزولوشنز پاس کی اور ہر روز ان کے خلاف ایک نئی قسم کی ایک حملے کی صورت میں اور ان کو گالیاں دینے کی صورت میں، جلسوں میں تقریریں کرنے کی صورت میں، ان کی تصویریں لگانے کی صورت میں، وہ ساری اس کی بہت ساری مثالیں آج کے فیصلے میں ان کے خلاف پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، عدلیہ ایک ریاست کا سب سے اہم ستون ہے، انہوں نے 97 پہ ایک حملہ کیا تھا اور یہ دوسرے اس کے بیچ بھی کرتے رہے، لیکن یہ 2023 ایک دوسری قسم کا حملہ تھا جو مستقل انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا ریاست کے اہم ترین ادارے کے اوپر حملہ، کیا یہ شرپسندی اور دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایک ہی ادارہ ریاست ہے؟ کیا ریاست کے کسی اور ادارے کے اوپر حملہ، وہ حملہ ریاستی دہشت گردی اور اس کے اوپر اس کو دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ یعنی یہ حکومتی دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ کیا سرکار کو یا اس وقت کی حکومت کو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ریاست کا اہم ترین ستون ہے اس کے اوپر حکومت کی طرف سے حملہ ایک ریاستی دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا جانا ضروری نہیں ہے؟ یا کیا ریاست صرف ایک ادارے کا نام ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا تمام مقتدر طبقوں، حلقوں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ہماری اس وقت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی کہ آج کے فیصلے سپریم کورٹ کو وہ کل کے فرما رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے۔ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ لے کے ان تمام کرداروں کو بے نقاب کیجیے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیجیے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بتائیں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آج آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو کیا ان کرداروں کو جنہوں نے آپ کے 1 مارچ کے فیصلے کی تصحیح کی، مذاق اڑایا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس نے 4-4 کے آپ کے فیصلے کی تصحیح کی، مذاق اڑایا اور عمل درآمد نہیں کیا، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، کیا اس کے خلاف آپ کوئی مقدمہ درج کرائیں گے یا کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی کمزوری تصور ہوگی۔ پھر جو طاقتور لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانیں تو کوئی طاقت ان سے نہیں پوچھ سکتی، اور اگر کمزور اور غریب آدمی کوئی غلطی کرے تو ان کو اٹھا کر کے آپ جیلوں میں بند کر دیں، ان کے والدین کو نہ ملنے دیں، ان کو وہ انسانی اور بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیں جس کے وہ آئین کے مطابق حقدار ہیں، تو یہ کیا انصاف کا، قانون کا دوہرا معیار نہ ہوگا؟ کیا اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ، افراتفری نہیں پھیلے گی؟ کیا اس سے لوگوں میں تفریق اور عدم استحکام کی پوزیشن نہیں آئے گی؟ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان تمام کرداروں کو ضرور کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی، جنہوں نے آئین کا، قانون کا اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، اور آج ہم اس مذاق کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ بھی مدعا صرف سپریم کورٹ ہی تھے، آپ نے بھی ذکر کیا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 14 مئی بھی وہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے؟ آپ کہیں نہ کہیں ان کو ملائم کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ کیا ان کے پاس ہے آرڈر، کیوں نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے مقابلے میں نے کہا نا، سارے سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، ماضی کی پی ڈی ایم کی حکومت نے، آپ کے سامنے ہے،
पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर ले आए, पहले उस पर फैसला करना पड़ गया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ले आए, फिर उसके अंदर फैसला हुआ, वो गो के टेम्परेरी फैसला है, और उसके साथ फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन रिव्यू पटिशन डाल दी, उसके ऊपर फैसला आया। लेकिन ये सारे हरबे आपके सामने थे, आपने इनको डे टू डे बेसिस पे फैसला करना था, लेकिन आज आप इसका नतीजा बरामद कर चुके हैं क्योंकि रिव्यू भी खारिज हो गया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर की पटिशन भी खारिज हो गई है। आज आपने इस आज के आर्डर के जरिए ये भी साबित कर दिया है, चार्जशीट मुरतब कर दी है उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ। आज तो कम से कम वक्त है उनको सजा दे के जाएं। आप फैसला देते हैं, अगर कोई नहीं मानता तो अगला उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है कि उनको तौहीन अदालत में तो सजा दे के जाएं, किसी एक को निशाना इबरत बना के जाएं। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, इसलिए ताकि आइंदा के लिए आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं हो, क्योंकि अगर एक भी मुल्जिम को या मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी तो इस तरह की हरकतें अब दोबारा हो रही हैं। जिस तरह 90 डेज में अब इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई उसकी डेट देने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाता है कंसल्टेशन के लिए बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेफर करता है उसी दिन कि वो अमेरिकन सफीर से तो मुलाकात करे, लेकिन आईनी सरबराह के साथ मुलाकात से इनकार कर देता है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, इसलिए कि आपने ऐसे किरदारों को सजाएं नहीं दी। अगर आपने सजाएं दी होती तो कानून और आइन की पामाली इस तरह सरेआम ना हो रही होती जो इस वक्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वो क्या मौजूदा सिस्टम और मुख्तदर हलकों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं या नहीं? और दूसरा उनसे ये सवाल है कि जिस केस में उनकी गिरफ्तारी है, क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में उनकी रिहाई कब तक मुतवक्किल है? देखिए, जिस केस में वो गिरफ्तार हैं, कमाल की बात है, एक केस में उनका तोशाखाना में जो पहले दिन आर्डर सस्पेंड होना था उसको 25 दिन लगाए ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच ने, और उन्होंने खुद कहा कि ये आर्डर इलीगल है हुमायूं दिलावर का। इस दौरान उन्होंने क्या किया, साइफर केस में इमरान खान को तलब किए बगैर, उनको प्रोड्यूस किए बगैर अनसाइंड रोककार भेज दी कि जनाब ये साइफर केस में अंडर कस्टडी है, और उस दिन सामने मंजर आम पर आई जिस दिन उनका आर्डर सस्पेंड हुआ। ये आप कैलकुलेटेड एंड मैनिपुलेशन आप देख लें। अफसोस की बात है कि सारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं, किनके सामने, जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं, जिनका मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से और हर हाल में इमरान खान को जेल में रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें, और जब पिछले सैटरडे को केस था, जब हमने कहा कि जनाब आज बहस सुन लीजिए जज साहब को, 2.5 घंटे इस बात पे उनको कायल करते रहे कि आप बहस सुन लें, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा की बहस नहीं है। उन्होंने कहा मैं मंडे को हर हाल में फैसला करूंगा, लेकिन उनको पता था कि मंडे को उनकी वाइफ ने बीमार हो जाना है और उन्हें एप्लीकेशन दे देनी है फॉर एडजमेंट। हमने फिर तारीख इल्तवा की, जब नहीं हो सका, और ये वाहिद जज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरे पाकिस्तान में, उसका कोई ड्यूटी जज नहीं है। कल परवेज इलाही को पेश करना था, वो आ गए, आकर के पेश कर दिया गया एक दिन के लिए, यानी हमारा जुमेरात को हमने डेट रखाई थी जुमेरात को, तो जुमेरात तक वो छुट्टी पे चले गए। हमने अब सैटरडे रखाई है कल सुबह, तो आज वो आ गए हैं, हमें पता चला है कल सैटरडे की भी उन्होंने छुट्टी कर ली है। तो ये अगर तर्ज अमल हमारे मुनसफों का होगा तो हम क्या तवक्को रखेंगे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमारा हक बनता है, हमारी बात सुनी जाए, हमारा केस सुना जाए। ये जो हरबे और तरीका वारदातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है। जहाँ तक आपका सुलह की बात है, हमारा पैगाम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, 90 डेज में इलेक्शन कराएं। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं, जिसमें हमारी सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें समेत कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस वाहिद हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ये आइन का तकाजा है। और इस मुल्क को इस तबाही के दलदल से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। आज तमाम सर्वे बताते हैं कि 70 to 80% आज भी पॉपुलैरिटी इमरान खान और पीटीआई की है। लेकिन अफसोस की बात है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, कोई एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते, ना हमारा मकसद है। हम सिर्फ कहते हैं कि इस मुल्क को तबाही से निकालने का कोई और रोड मैप नहीं है सिवाय इस बात के फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आवाम जिसको चाहती है उसको इक़्तिदार में आने दें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें।